न्यू आइडियाज मूवमेंट। हर एक इंसान के मन में कोई ना कोई सपना चलता रहता है। हर एक इंसान अपनी लाइफ को बेस्ट तरीके से जीना चाहता है, हैप्पी रहना चाहता है, सक्सेस चाहता है। लेकिन बहुत कम लोग ही अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाते हैं, क्योंकि लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स के सामने सारे सपने टूट जाते हैं, सारी खुशियां हवा हो जाती हैं। हम अपनी लाइफ को हैंडल करने के स्ट्रगल में ही फंसे रह जाते हैं और अफसोस करते रहते हैं कि काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता। कभी फैसिलिटीज का रोना रोते हैं, कभी अपॉर्चुनिटीज का। लेकिन अब टाइम तो बीत चुका है। क्या आपको अभी भी लगता है कि आपका टाइम बीत चुका है? क्या आप भी अपनी लाइफ में किसी रिग्रेट के साथ जी रहे हैं? क्या आप भी अपनी प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे हैं? क्या आप भी फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज के अभाव में ना तो अपने ड्रीम्स पूरे कर पा रहे हैं, ना सक्सेस को अचीव कर पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपको निराश और दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज आपकी इन्हीं प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर आया हूं। एक ऐसी बुक की ऑडियो समरी जिसे सुनने के बाद आप फील करेंगे कि आपके पास ही वो शक्ति है जिसे यूज करके आप अपनी लाइफ के रिसोर्सेज और फैसिलिटीज हासिल कर सकते हैं। आपके हेल्थ की प्रॉब्लम हो, आपके रिलेशन की प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की शक्ति आपके पास ही है। लेकिन अभी तक आप इस शक्ति से अनजान थे। तो दोस्तों, मैं जिस बुक समरी की बात कर रहा हूं वो बुक है बेस्ट सेलर लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी की फेमस बुक मन के चमत्कार, जिसका इंग्लिश में नाम है मिरेकल्स ऑफ योर माइंड। दोस्तों, हम इस बुक की समरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इस बुक के राइटर के बारे में थोड़ी बात करते हैं, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। 20 मई 1898 को आयरलैंड के एक स्मॉल टाउन काउंटी ऑफ कॉक में जोसेफ मर्फी का जन्म हुआ था। जोसेफ के पिता डेनिस मर्फी एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जेजुआइट में एक पादरी और प्रोफेसर थे। इस इंस्टीट्यूशन में जोसेफ की एजुकेशन हुई। जोसेफ की मां हाउसवाइफ थी। जोसेफ के घर वाले जोसेफ को पादरी बनाना चाहते थे। जोसेफ की फैमिली कैथोलिक धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित थी और उसी बिलीफ के अनुसार जीवन जीती थी। लेकिन जोसेफ टैलेंटेड स्टूडेंट थे, इसीलिए किसी भी चीज के बारे में लॉजिक से सोचते थे। इसलिए एक टाइम के बाद उनके मन में कैथोलिक धर्म को लेकर सवाल उठने लगे। वे लाइफ को अपने नजरिए से देखना और जीना चाहते थे। उनके मन में चेंज को लेकर नए नए थॉट्स आते रहते थे। वे उन थॉट्स को एक्सप्लोर करना चाहते थे। लेकिन घर ही नहीं बल्कि पूरे आयरलैंड में कैथोलिक धर्म का प्रभाव इतना ज्यादा था कि वो इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। ऐसे में जोसेफ को लगा कि वे अपने थॉट्स के साथ आयरलैंड में फ्रीडम से नहीं रह सकते। इसलिए वे आयरलैंड को छोड़कर अमेरिका चले गए। बहुत स्ट्रगल के बाद उन्होंने अमेरिका में सरवाइव किया। अपने रूममेट फ्रेंड की हेल्प से उन्होंने एक असिस्टेंट के रूप में मेडिसिन बेचने का काम किया। पैसे सेव करके उन्होंने फार्मेसी में स्टडी करने के लिए स्कूल में नाम लिखा लिया। टैलेंटेड तो वो थे ही, इसलिए जल्द ही वह वहां से पास आउट होकर अपनी मेडिकल की दुकान खोल लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जोसेफ सेना में भर्ती हो गए, जहां उन्होंने फार्मिस्ट के रूप में काम किया। वर्ल्ड वॉर की वजह से ह्यूमैनिटी, वायलेंस, लव एंड हेट को लेकर भी उनके मन में सवाल उठने लगे। वे इन सब पॉइंट्स पर नए नए थॉट्स को इंपॉर्टेंस देने लगे। उन्हें फील हुआ कि नई सोच से ही ये दुनिया नई और सुंदर बन सकती है। इसलिए उन्होंने दुनिया के सभी धर्मों की स्टडी की। आगे चलकर धर्म में जोसेफ को इतना इंटरेस्ट हुआ कि वे दूसरे धर्मों को जानने के लिए वर्ल्ड टूर करने लगे। उन्हें एशिया के धर्म भी अट्रैक्ट करने लगे। इसके लिए वे इंडिया में भी आए और लंबे समय तक इंडिया में रह के धर्म के साथ वे वर्ल्ड फिलॉसफी की भी स्टडी करने लगे। वर्ल्ड टूर करने और दुनिया भर के रिलीजन और उसकी फिलॉसफी की स्टडी करने के बाद वे अमेरिका लौट गए। अमेरिका लौटने के बाद वे पादरी बने और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वे अपनी स्टडी, अपने एक्सपीरियंसेस और अपने नए थॉट्स को लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके लिए उन्होंने अपने नए थॉट्स को न्यू आइडियाज मूवमेंट का नाम दिया और इसे एक मूवमेंट की तरह ही लोगों तक वे अपनी बात पहुंचाने के लिए पूरी लाइफ लोगों को यूनाइट करते रहे। इस बुक को भी जोसेफ मर्फी ने अपनी स्टडी और न्यू आइडियाज मूवमेंट के एक्सपीरियंसेस के बेस पर लिखा है। इस बुक में जोसेफ ने मन की शक्ति के बारे में बताया है। जोसेफ मर्फी मानते हैं कि इंसान के अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी शक्तियां होती हैं जो कि उसकी लाइफ को बेटर बना सकती हैं।
इस बुक में जोसेफ ने यह समझाने की कोशिश की है कि मन की शक्ति यानी कि माइंड पावर को हम किस तरह यूज करें कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं और हम अपने सपने को पूरा करने के लिए इंस्पायर हो सकें। इसके लिए जोसेफ ने मन को लॉजिकली एक्सप्लेन किया है और बताया है कि जैसे कंप्यूटर को इंप्रूव करने के लिए कंप्यूटर में नई प्रोग्रामिंग की जाती है, उसी तरह हम भी अपने मन में न्यू थॉट्स की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इससे हमारे ओल्ड थॉट्स चेंज हो जाएंगे और हम न्यू थॉट्स के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे। अब हम मन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। इसके लिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, फंक्शन ऑफ माइंड। दोस्तों, लास्ट चैप्टर में हमने लेखक और बुक की इंपॉर्टेंस के बारे में चर्चा की थी। इस चैप्टर में हम मन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि हमारा मन कैसे काम करता है। जब हम इस बात को समझेंगे तभी हम इसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। कहने को तो कहा जाता है कि हमारा मन एक ही होता है, लेकिन इस बुक के ऑथर के अनुसार हमारे मन या माइंड के दो एलिमेंट्स होते हैं, सब्जेक्टिव माइंड यानी व्यक्तिपरक मन और ऑब्जेक्टिव माइंड यानी वस्तुपरक मन। मन के ये दोनों एलिमेंट्स इंडिपेंडेंटली तो काम करते ही हैं और दोनों साथ मिलकर भी काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव या वस्तुपरक मन को हम अपने 5 सेंसेस या 5 इंद्रियों के बेस पर फील करते हैं, उसका एक्सपीरियंस करते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं। हमारे 5 सेंसेस हमारे लिए नॉलेज का सोर्स हैं, क्योंकि इन्हीं सेंसेस के बेस पर हम फील करते हैं और किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं और उसका एक्सपीरियंस करते हैं। ऑब्जेक्टिव मन और 5 सेंसेस अपने फंक्शन में कनेक्टेड होते हैं। मन यानी ऑब्जेक्टिव मन बाहरी या भौतिक चीजों से जुड़ा होता है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसके बारे में हम कह सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसको टेस्ट कर सकते हैं, जिसकी स्मेल ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव मन को चेतन यानी कॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है, क्योंकि हम जो अपने सेंसेस से फील करते हैं उससे हमारे मन में एक रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए 2 डिफरेंट फूल लेते हैं। जब हम एक फूल को देखते हैं तो तुरंत फील करते हैं कि हमें अच्छा लग रहा है। हम उस फूल की स्मेल को भी फील करते हैं, उसकी स्मेल से हम इम्प्रेस होते हैं। फिर हम दूसरे फूल को देखते हैं, वो हमें पहले वाले से ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन उसकी स्मेल पहले वाले फूल जितनी इंप्रेसिव नहीं है। इस बात का पता हमें चेतन मन के जरिए ही चलता है, यानी चेतन मन में आर्ग्यूमेंट, डिबेट चलती रहती है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव माइंड या मन के अपने आसपास की सराउंडिंग्स की जानकारी हमारे 5 सेंसेस या 5 इंद्रियों के जरिए करता है। लेकिन सब्जेक्टिव माइंड या व्यक्तिपरक मन 5 सेंसेस या 5 इंद्रियों से स्वतंत्र होकर इंटरनल नॉलेज यानी इनर नॉलेज से अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझता है। सब्जेक्टिव माइंड को अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के नाम से भी जाना जाता है। अवचेतन मन एक तरह से हमारे इमोशंस का घर होता है। इस बुक के ऑथर के अनुसार अवचेतन मन अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम तब करता है जब चेतन मन एक्टिव नहीं रहता। इजी वे में कहा जाए तो जब चेतन मन स्लीपिंग मोड में होता है तब अवचेतन मन सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है और उसी टाइम अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। अवचेतन मन आंख के बिना देखता है, कान के बिना सुनता है, मुंह के बिना डायरेक्शन देता है, बिना जीभ के टेस्ट लेता है और बिना नाक के स्मेल करता है। इस तरह से अवचेतन मन कहीं भी जा सकता है। चेतन मन सक्सेस के लिए तड़पता रहेगा, लेकिन अवचेतन मन सक्सेस को पा भी लेगा और उस सक्सेस को हमें फील भी करा देगा। यानी हमारी कल्पना या इमेजिनेशन का मेन सोर्स हमारा अवचेतन मन ही है। अवचेतन मन इतना पावरफुल होता है कि हम इसके जरिए दूसरों के थॉट को, उसके इमोशंस और फीलिंग्स को पढ़ सकते हैं। यानी बिना ऑब्जेक्टिव रिसोर्सेज के किसी भी चीज के बारे में जानने समझने की कैपेसिटी रखता है। हम अपनी लाइफ में कई तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स छोटी होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि वो हमारी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद करने की कैपेसिटी रखती हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास कोई सल्यूशन नहीं होता, तब हम जनरली उसे डेस्टिनी पर छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप मन के फंक्शन और उसकी पावर को समझ लेते हैं, तब आप डेस्टिनी पर नहीं छोड़ते, अपने मन की डेप्थ में उतरते हैं। आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ प्रार्थना करने से ही आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी? यह बुक हमें समझाने की कोशिश करती है कि अगर हम प्रार्थना की कला यानी आर्ट ऑफ प्रेयर को जानते हैं तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिल सकती है।
क्योंकि प्रार्थना की कला सीखने में हमारा चेतन और अवचेतन मन ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक बार जब हम प्रार्थना की कला सीख लेते हैं तो जो इम्पॉसिबल है वो भी पॉसिबल हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जब आपके पास इतना पावरफुल माइंड है जिसमें चेतन और अवचेतन मन अपना काम कर रहे हैं, फिर भी आप इस शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम से हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अब तक चेतन मन यानी भौतिक चीजों को ही प्रायोरिटी दी है। और इसका दूसरा रीजन ये भी है कि आप मन की शक्ति को उतना पावरफुल नहीं मानते। और इसका तीसरा रीजन ये है कि मन कैसे काम करता है ये आपके थॉट्स को, आपके बिहेवियर को, आपकी फीलिंग्स को, आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में आप जानते ही नहीं हैं। इसलिए मन के फंक्शन को आप जितना जानेंगे, जितना इसे समझेंगे, उतना ही इसकी शक्ति को भी पहचानेंगे और तभी अपने थॉट्स और बिहेवियर में इसकी शक्ति का यूज कर पाएंगे। इसलिए हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके फंक्शन से रिलेटेड कुछ और बातों पे चर्चा करेंगे।